हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। अपने बाप की कुर्सी पे बैठी है, पुरानी वाली रुबाब नहीं है अब वो। उसका कसूर नहीं है। तो ये क्यों भूल जाता है कि अब तू एक एमपी है? अभी भी मोहब्बत है उसकी आंखों में। तुमने पैसा खाया, क्यों नहीं खाया? तो खाया है, जिंदा रहने के लिए खाया था। ऐसे थे कि मुझे अपनी बात सुनाने के लिए अपने आप को तुम्हारे बराबर लाना था। ऐसा बनना था कि तुम्हारे बाप की पहुंच में आ सकूं, क्योंकि तुम भी जानती हो कि मैं बेकसूर। हमारा तो दिल ही तुम्हारे खिलाफ है। बस। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मेरी बदनसीबी तब से ही शुरू हुई है करीमदाद, जब से मैंने तुमसे हाथ मिलाया है। इसमें फायदा तो हम दोनों का ही था। उल्टा उस कल की लड़की ने मेरी सदारत खतरे में डाल दी। तुम अपना केस इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वरना तो तुम 2000 वोट भी नहीं ले सकते थे। मेरी बात कान खोल के सुनो करीमदाद, अगर ये सदारत मेरे हाथ से गई या कोई और सीएम बना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। मुझे भी तुमसे बात कर। पहले तुम कहो। देखो शायद अब हम असेंबली के मेंबर्स बन चुके हैं और हमें अपनी पोजीशन को जितना यूटिलाइज हो सके उतना करना है। काफी अच्छे पैसे ऑफर कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले हमारी सीटों का। पैसे? मुझे नहीं लगता कि हमें इस पे भरोसा करना चाहिए। मैंने सारी रिपोर्ट ले ली। इसका दोबारा पार्टी सदर बनना बहुत मुश्किल है, और अगर ये पार्टी सदर नहीं बनता ना तो ये सीएम का कैंडिडेट भी नहीं बनेगा। हमारा काम शुरू ही तब होगा जब ये पार्टी इलेक्शन हारेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाना। सर असल में हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, हम कुछ टाइम में क्लोज़ कर देंगे। हालात ख़राब? सर न्यूज़ में तो बता रहे हैं हालात काफ़ी ख़राब हैं। हालात ख़राब नहीं है, ये यूआईपी के 3-4 लड़के होंगे जो टायर जला रहे होंगे। कुछ नहीं होता, जाओ तुम, बुलाता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको क्या लगा कि सिर्फ आप ही खेल खेल सकती हैं? शायदा से मिलकर सस्ते में डील करना चाहते थे। इतनी कमजोर पकड़ नहीं है मेरी पार्टी पर। सस्ते में नहीं, दोस्ती में डील करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। तुम तो पूरे के पूरे जानवर हो। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हमारे बीच ऐसी बहुत सी गलतफहमियां हैं जो कि हम बैठकर दूर कर सकते हैं। अगर तुम्हें मेरे वो 2 वोट्स चाहिए तो तुम्हें सिर्फ करना ये है कि तुम्हें मेरी बात सुननी है। मैं तुम्हें अपने वो 2 वोट्स देने के लिए तैयार हूं। ज्यादा कुछ नहीं, बदले में तुम्हें बस मेरी बात सुननी है। ज्यादा सोचो मत, बैठ जाओ। सर, सर जी, आगा साहब के पीए की कॉल आ रही है। तुझे पता है किसकी कॉल है? लिखा तो हुआ है सर। ये नोटों के बरसात की कॉल है। हैं सर जी, अगर बरसात हो ही रही है तो कुछ चींटे गरीब पे भी डाल दें। मेरी पोजीशन पे पहुंचने के लिए और मुझ जैसा अफसर बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जिस तरह मैं देता हूँ, सबर का फल मीठा होता है बेटे। इसलिए तौबा करो और बुरे कामों के बारे में सोचना भी ना। गाड़ी स्टार्ट करो, नफरी को बिठाओ और चलो आगा साहब की तरफ। शाबाश। जी सर। नदीम, चलो गाड़ी में बैठो।
सर बाहर सारा मीडिया जमा हो गया है, आपका वेट कर रहे हैं। क्या सोचा तुमने? क्या कहे मीडिया को? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। हमेशा आप अपना ही मौक़िफ़ देते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं कोई मौक़िफ़ टाइप करा लेता हूँ सर। नहीं सर, मीडिया को तो अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। करीम दाद ने बात ओपन नहीं की है। बेहतर होगा सर आप मीडिया को कोई वैलिड रीज़न दे। लोगों ने तुम्हें या मुझे जिताया या हराया नहीं है, मंसूर का पैसा और झूठ जीता है। तुम ना मंसूर जैसी कभी मत बनना, कुछ करके दिखाना। कभी नहीं बनूंगी और हमेशा अपने सुलूक के साथ खड़ी रहूंगी। चले नाजरीन, ड्रामा सीरियल लीडर की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और नाजरीन बार बार कमेंट्स बॉक्स में यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा लीडर की आने वाली एपिसोड कब नशर की जाएगी और नाजरीन इस एपिसोड से लुत्फ अंदोज होंगे। नाजरीन आज की इस वीडियो में हम लीडर में साबिका एपिसोड के होने वाले वाकयात के मुतालिक और उन वाकयात के होने के बाद आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या दिखाया जा सकता है या हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। नाजरीन सबसे पहले आज हम बात करेंगे रुबाब और उसके वालिद के बारे में कि आखिरकार रुबाब का वालिद बार बार रुबाब को इस बात पर क्यों मजबूर कर रहा है कि वो मंसूर से मुलाकात करें। नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि मंसूर यानी कि वोटों पर खड़ा हुआ और उसके बाद मंसूर ने 2 सीटें जीती है और एमपीए बन गया है। इसी के तहत नाजरीन और यानी के मिनिस्ट्री की कुर्सी हासिल करने के लिए रुबाब को अब इसके वोटों की जरूरत है और इसी वजह से रुबाब इसे बार बार यही कह रही है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो 2 वोट तुम्हारे पास है यह 2 वोट तुम मुझे दोगे। लेकिन नाजरीन जब पहली मुलाकात मंसूर और रुबाब की हुई तो उनके दरमियान ज्यादा बात नहीं हो पाई। मंसूर तो अपनी सच्चाई के मुतालिक रुबाब को आगाह करना चाह रहा है कि जो चीजें हमारे दरमियान हुई है वह सब दादा का करता धरता थी। मैंने तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं किया है, जो तुम समझ रही हो या मुझे धोखेबाज समझ रही हो। लेकिन नाजरीन रुबाब उस पर यकीन नहीं करेगी और उससे सबूत तलब करेगी और कहेगी कि मैं ऐसे किसी पर यानी के एतबार नहीं कर सकती जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो फिर तो ठीक है, मुझे सबूत दिखा दो तो फिर मैं तुम पर एतबार कर लूंगी कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दादा का करता धरता था। लेकिन जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ और जो तुम शयाना अयाशियां कर रहे हो, गाड़ियों में फिर रहे हो और इलेक्शन पर तुमने लाखों रुपए खर्च करके तुमने आखिरकार एमपीए की सीट भी हासिल कर ली है, जब मैं इन तमाम चीजों को देखती हूँ तो मुझे अपने प्यार पर शक होने लगता था। अब तुम खुद ही देख लो कि तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं है। नाजरीन जिस पर रुबाब को मंसूर जवाब देते हुए कहता है कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मैं मानता हूँ जो कुछ तुम कह रही हो वह बिल्कुल सच है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सफाई देने आया हूँ। लेकिन नाजरीन मंसूर की कोई भी बात रुबाब नहीं सुनती और उसे वहां से जाने का कहती है। मंसूर वहां पर ठहरा रहता है और बार बार इस बात के लिए इसरार कर रहा होता है कि वह उसकी बात सुने, बात को समझने की कोशिश करे। उसने उसे धोखा नहीं दिया है बल्कि दादा ने इन दोनों का इस्तेमाल किया है। लेकिन नाजरीन रुबाब उसकी बात नहीं सुनती और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड के वक्त से आने पहले ही मंसूर वहां से चला जाता है, लेकिन नाजरीन वहां पर रुबाब सिक्योरिटी गार्ड्स को आते वक्त मना कर देती है और कहती है कि कुछ नहीं। इसके बाद नाजरीन यानी कि इससे हमें यह मालूम होता है कि रुबाब के दिल में अभी भी मंसूर के लिए कुछ ना कुछ मोहब्बत बाकी है। अगर वह चाहती तो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे बेचकर उसे मौत के घाट भी उतार सकती थी। उसके पास कई ऐसे मौके थे जो कि वह मंसूर को मौत के घाट उतार सकती थी। जब वह उसके घर गई थी और अपने बंदों से इसे पिटवाया, खूब मार खिलवाई और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, तो उस वक्त भी मंसूर एक मिनिस्टर एमपीए नहीं था बल्कि वह एक आम सा कारकुन था। अगर रुबाब चाहती तो किसी के हाथों उसे कत्ल करवा सकती थी, लेकिन रुबाब ने इसे तरजीह देने की बजाय मंसूर को खुल्लम खुल्ला छूट दी। इसके बाद मंसूर उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसके मुकाबले में वह एमपीए की सीट भी जीत गया। खैर नाजरीन इसी के साथ यह तमाम चीजें देखते हुए नाजरीन को इस बात का तो एहसास हो गया है और मंसूर को भी इस बात का इल्म हो गया है कि रुबाब मुझे जान से नहीं मार सकती, क्योंकि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए वह मोहब्बत बाकी है। नाजरीन इसी के साथ जब रुबाब के वालिद को इस बात का इल्म होता है कि मेरी बेटी मंसूर के साथ मिलना नहीं चाहती, वो उससे बात नहीं करना चाहती, और इसी वजह से आगा का दिमाग तो एक सियासी दिमाग होता है, इसलिए वो जेल में अपने पास रुबाब को बुलवाकर कहता है कि देखो बेटी मेरी बात गौर से सुनो, मैं जो तुम्हें कहना चाह रहा हूँ इस पर तुम मुझे उम्मीद है कि अमल भी करोगी। मैं जानता हूँ कि तुम मंसूर के साथ मिलना नहीं चाहती, उससे बात नहीं करना चाहती, उसकी वजह से तुमने अपने प्यारों को खोया है। आज अगर तुम इस मकाम पर हो तो उसकी वजह भी मेरे ख्याल से मंसूर ही है।
अगर मंसूर तुम्हें धोखा न देता तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने न आता और न ही तुम सियासत की भीड़ में इस तरह कदम रखती। आज अगर तुम मेरे दुश्मनों के खिलाफ लड़ रही हो और तुम्हारे दिल में अगर हौसला और जज्बा पैदा हुआ है तो यह सब कुछ मंसूर की वजह से हुआ है। अगर मंसूर उस रात तुम्हें ना खुकराता और तुम्हारा प्यार और मोहब्बत से भरोसा न उठता तो तुम अब भी मेरे ख्याल से मंसूर के प्यार के ख्वाबों में फंसी हुई होती और उसी के साथ होती। लेकिन उस रात मंसूर ने अगर तुम्हें धोखा दिया है और उस रात के बाद तुम्हारी जिंदगी इसी की वजह से तब्दील हो गई है। उसके बाद तुमने सियासत की भीड़ में कदम रखा और आज अगर तुम इस मकाम तक पहुंची हो तो मेरे ख्याल से मंसूर की वजह से। लेकिन नाजरीन, रुबाब को इस बात का इल्म होता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ दादा की वजह से हुआ था। लेकिन वो इस बात पर यकीन भी नहीं कर रही क्योंकि अभी तक मंसूर ने उसे साफ तौर पर यह नहीं बताया है कि आखिर सियासत में उसने जब पाव रखा और तमाम कंपेस पर यानी कि वोटों के दौरान उसने जितना भी पैसा खर्च किया आखिरकार यह पैसा कहाँ से आया। अगर देखा जाए तो रुबाब भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और जो वो शक कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। वो तो यही सोचती है न कि जितना भी इसके पास पैसा आया है या यह सियासत की भीड़ में आकर यह तमाम पैसा खर्च कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है और अपने लिए इतना बड़ा बंगला इसने खरीद लिया है, तो इसने जरूर मेरी मोहब्बत का उस रात सौदा किया होगा। लेकिन नाजरीन, जब इसके पास मंसूर आकर अपनी गवाही देने लगता है तो यह उसकी बात भी नहीं सुनती, जिसकी वजह से मंसूर काफी ज्यादा परेशान भी होता है। लेकिन वो इसके साथ बात करना चाहता है। नाजरीन, यहाँ पर जब आगा और उसकी बेटी यानी कि रुबाब की मुलाकात होगी तो आगा अपनी बेटी रुबाब को इस बात के लिए कन्विंस करता है कि तुम जाकर मंसूर से बात करो क्योंकि हमें उसकी 2 सीटों की अशद जरूरत है। अगर इसकी 2 सीटें हमें मिल जाती है तो उसके बाद तुम मिनिस्ट्री तक आसानी पहुंच सकती हो। बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जानता हूं कि तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो। उसने तुम्हें धोखा दिया है, मोहब्बत की इस खेल में उसने तुमसे जीता है, बल्कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। उस रात उसने तुम्हारा इस्तेमाल करके न सिर्फ मुझे बेइज्जत किया बल्कि तुम्हारी मोहब्बत को भी उसने दादा की वजह से ठुकराया है। नाजरीन, रुबाब कहती है कि मैं मंसूर से बदला लेना चाहती हूं और आप कह रही है कि मैं जाकर उससे बात करूं। नाजरीन, जिसके जवाब में आगा रुबाब से कहता है कि देखो बेटी, सियासत एक खेल है और इस खेल को तुम्हें समझना होगा। जब तक तुम मंसूर के पास जाकर उससे 2 सीट नहीं ले लेती तब तक तुम मिनिस्ट्री की कुर्सी तक कैसे जाओगी। बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा ही फायदा चाह रहा हूँ। नाजरीन, यहाँ पर रुबाब को अपने वालिद की कुछ ना कुछ बातें समझ आने लगती है और वह इस बात को समझने लगती है कि वाकईतन मेरा बाप मेरा फायदा चाह रहा है। अगर मैं मंसूर के साथ मुलाकात कर लेती हूँ और मंसूर मुझे 2 सीटें देने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर मैं मिनिस्ट्री की कुर्सी हासिल करने के लिए पीछे नहीं हट सकती। नाजरीन, वो अपने मशरान और कशरान से भी बात करती है और उनको बताती है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो भी उसे यही मशवरा देते हैं कि अगर तुम मिनिस्ट्री की कुर्सी तक जाना चाहती हो तो बेटा तुम्हें यही करना होगा कि मंसूर के साथ तुम्हें इसके मुतालिक बात करनी होगी। न कि सिर्फ मंसूर बल्कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन जीते हैं उन्हें तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल करना होगा। नाजरीन, रुबाब मंसूर से मिलने से पहले उन उम्मीदवारान से बात करती है और उन्हें करोड़ों रुपए की ऑफर्स करती है, जिनमें से कई उम्मीदवारान आज़ाद उम्मीदवार उसके साथ मिलकर उसकी पार्टी के लिए हलफ उठाते हैं। आवाम तो बेवकूफ़ यह समझती है कि यह लोग हमारा फायदा चाह रहे हैं, इसलिए यह लोग आज़ाद उम्मीदवार पर खेर कर हमारे नुमाइंदे के बनेंगे। लेकिन नाजरीन, हकीकत कुछ और होती है। जब यह तमाम उम्मीदवार आवाम के वोट से जीतकर मिनिस्ट्री की कुर्सी पर आते हैं या MPA की कुर्सी पर आते हैं तो उसके बाद यह आज़ाद उम्मीदवार उन पार्टियों पर बिकते हैं, करोड़ों रुपए में बिकते हैं। पहले यह इलेक्शंस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर इन लाखों से करोड़ों रुपए कमाते हैं, फंड्स खाते हैं और यही सियासत आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है। और ड्रामा लीडर में यह तमाम चीजें बड़ी ही शायस्तगी के साथ दिखाई जा रही है। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रुबाब भी इस चीज को हाईलाइट करते हुए उन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों के पास जाकर उन तमाम लोगों को इस बात के लिए राजी करती है कि वह अगर हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन तमाम उम्मीदवारों को वह सब कुछ दिया जाएगा जिसके वह तलबगार है। नाजरीन, उनमें से चंद ज़मीर चरोश इस बात का दावा करते हैं और उसके साथ मिलने का दावा करते हैं और वह लोग रुबाब के घर आकर इस बात का हलफ उठाते हैं और आज के बाद वो अपनी यानी कि मंसूर नहीं बल्कि रुबाब की पार्टी में शामिल होने का हलफ उठाते हैं। नाजरीन, इसी के साथ साथ अब रुबाब के पास मंसूर की 2 सीटें भी बहुत ज्यादा अहम होती है क्योंकि अब मंसूर असेंबली का मेंबर बन चुका है और इन 2 सीटों को हासिल करने के लिए रुबाब को कोई भी यानी कि किसी भी अगर हद तक जाना पड़े तो वह किसी भी हद तक जा सकती है। इसी वजह से वह मंसूर से दोबारा मुलाकात करने के लिए जाती है तो मंसूर उसे फिर भी वही ऑफर देता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दोनों यह सीट्स दे दूं तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे कोई भी पैसों की जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुमसे करोड़ों रुपए की तलब करूंगा। बस मेरी यही दिली ख्वाहिश है कि तुम मेरी बात पूरी सुन लो, जो कि मैं तुम्हें कई दहाइयों से कहता आ रहा हूँ। जब भी मेरी तुमसे मुलाकात होती है
तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि मेरी सच्चाई सुन लो। मैं कसूरवार नहीं हूँ। उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा ही नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। मैं यह समझ रहा था कि दादा मेरा खैर ख्वाह है और जो कुछ भी वो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल के लिए कर रहा है। लेकिन जब दादा की हकीकत मेरे सामने आश्कार हुई तो उसके बाद मुझे पता चला कि इस सियासत में सब के सब लोग अपना फायदा ही चाहते हैं। गरीब आवाम को तो यह लोग भेड़िए की तरह नोचते हैं और नोच कर खाकर हमारी इन्होंने खाले तक उतार दी है। जब मेरे सामने यह हकीकत आश्कार हुई तो मुझे उस बात का इल्म हुआ कि उस रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह एक सोची समझी साजिश थी। मैं नहीं जानता कि दादा ने मेरे जाने के बाद तुमसे क्या कहा होगा या तुम्हें किस बात का कहकर तुम्हें बरगलाया होगा। मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूं कि मैं बेकसूर हूं। मेरे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है जो सबूत मैं तुम्हें दिखाकर खुद को बेकसूर साबित कर सकूं। मेरी बात का यकीन करो। अगर तुम मेरी बात पर यकीन कर लेती हो तो मैं कसम उठाकर कहता हूं कि मैं तुम्हें तमाम सबूत एक ना एक दिन जरूर मुहैया करूंगा। लेकिन नाजरीन, रुबाब उसकी इन तमाम बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती और खामोशी के साथ मंसूर की यह बातें सुन रही होती है। और जब वो मंसूर इस वक्त कहता है कि मैं इन तमाम सियासतदानों जिन्होंने हमारा खून नोचा है या हमें नोच नोच कर खाया है उनमें तुम्हारे वालिद भी शामिल है, इनसे भी मैं बदला जरूर लूंगा। नाजरीन, जब रुबाब के वालिद की बात आती है तो रुबाब गुस्से से फूल जाती है और मंसूर के गले से पकड़कर उसे कहती है कि अगर तुमने मेरे वालिद को कुछ भी कहा तो सबसे पहले मुझे अपने रास्ते में खड़ा पाओगे और फिर मैं देखती हूँ कि तुम कैसे मेरे वालिद को कुछ कहते हो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल लीडर की आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और नाजरीन बार बार कमेंट्स बॉक्स में यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा लीडर की आने वाली एपिसोड कब नशर की जाएगी और नाजरीन इस एपिसोड से लुत्फ अंदोज होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम लीडर में साबिका एपिसोड के होने वाले वाकयात के मुतालिक और उन वाकयात के होने के बाद आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या दिखाया जा सकता है या हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। नाजरीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे रुबाब और उसके वालिद के बारे में कि आखिरकार रुबाब का वालिद बार बार रुबाब को इस बात पर क्यों मजबूर कर रहा है कि वो मंसूर से मुलाकात करें। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मंसूर यानी कि वोटों पर खड़ा हुआ और उसके बाद मंसूर ने 2 सीटें जीती है और एमपीए बन गया है। इसी के तहत नाजरीन और यानी के मिनिस्ट्री की कुर्सी हासिल करने के लिए रुबाब को अब इसके वोटों की जरूरत है और इसी वजह से रुबाब इसे बार बार यही कह रही है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो 2 वोट तुम्हारे पास है यह 2 वोट तुम मुझे दोगे। लेकिन नाजरीन, जब पहली मुलाकात मंसूर और रुबाब की हुई तो उनके दरमियान ज्यादा बात नहीं हो पाई। मंसूर तो अपनी सच्चाई के मुतालिक रुबाब को आगाह करना चाह रहा है कि जो चीजें हमारे दरमियान हुई है वह सब दादा का करता धरता थी। मैंने तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं किया है। जो तुम समझ रही हो या मुझे धोखेबाज समझ रही हो। लेकिन नाजरीन, रुबाब उस पर यकीन नहीं करेगी और उससे सबूत तलब करेगी और कहेगी कि मैं ऐसे किसी पर यानी के एतबार नहीं कर सकती जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो फिर तो ठीक है, मुझे सबूत दिखा दो तो फिर मैं तुम पर एतबार कर लूंगी कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दादा का करता धरता था। लेकिन जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ और जो तुम शयाना अयाशियां कर रहे हो, गाड़ियों में फिर रहे हो और इलेक्शन पर तुमने लाखों रुपए खर्च करके तुमने आखिरकार एमपीए की सीट भी हासिल कर ली है, जब मैं इन तमाम चीजों को देखती हूँ तो मुझे अपने प्यार पर शक होने लगता था। अब तुम खुद ही देख लो कि तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं है। नाजरीन, जिस पर रुबाब को मंसूर जवाब देते हुए कहता है कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मैं मानता हूं जो कुछ तुम कह रही हो वह बिल्कुल सच है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सफाई देने आया हूं। लेकिन नाजरीन, मंसूर की कोई भी बात रुबाब नहीं सुनती और उसे वहां से जाने का कहती है। मंसूर वहां पर ठहरा रहता है और बार बार इस बात के लिए इसरार कर रहा होता है कि वह उसकी बात सुने, बात को समझने की कोशिश करे। उसने उसे धोखा नहीं दिया है बल्कि दादा ने इन दोनों का इस्तेमाल किया है। लेकिन नाजरीन, रुबाब उसकी बात नहीं सुनती और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड के वक्त से आने पहले ही मंसूर वहां से चला जाता है। लेकिन नाजरीन, वहां पर रुबाब सिक्योरिटी गार्ड्स को आते वक्त मना कर देती है और कहती है कि कुछ नहीं। इसके बाद नाजरीन, यानी कि इससे हमें यह मालूम होता है कि रुबाब के दिल में अभी भी मंसूर के लिए कुछ ना कुछ मोहब्बत बाकी है। अगर वह चाहती तो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे बेचकर उसे मौत के घाट भी उतार सकती थी। उसके पास कई ऐसे मौके थे जो कि वह मंसूर को मौत के घाट उतार सकती थी। जब वह उसके घर गई थी और अपने बंदों से इसे पिटवाया, खूब मार खिलवाई और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो उस वक्त भी मंसूर एक मिनिस्टर एमपीए नहीं था बल्कि वो एक आम सा कारकुन था। अगर रुबाब चाहती तो किसी के हाथों उसे कत्ल करवा सकती थी, लेकिन रुबाब ने इसे तरजीह देने की बजाय मंसूर को खुल्लम खुल्ला छूट दी। इसके बाद मंसूर उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसके मुकाबले में वो एमपीए की सीट भी जीत गया। खैर नाजरीन, इसी के साथ यह तमाम चीजें देखते हुए नाजरीन को इस बात का तो एहसास हो गया है और मंसूर को भी इस बात का इल्म हो गया है
कि रुबाब मुझे जान से नहीं मार सकती क्योंकि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए वह मोहब्बत बाकी है। नाजरीन, इसी के साथ जब रुबाब के वालिद को इस बात का इल्म होता है कि मेरी बेटी मंसूर के साथ मिलना नहीं चाहती, वो उससे बात नहीं करना चाहती, और इसी वजह से आगा का दिमाग तो एक सियासी दिमाग होता है, इसलिए वो जेल में अपने पास रुबाब को बुलवाकर कहता है कि देखो बेटी, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जो तुम्हें कहना चाह रहा हूँ इस पर तुम मुझे उम्मीद है कि अमल भी करोगी। मैं जानता हूँ कि तुम मंसूर के साथ मिलना नहीं चाहती, उससे बात नहीं करना चाहती, उसकी वजह से तुमने अपने प्यारों को खोया है। आज अगर तुम इस मकाम पर हो तो उसकी वजह भी मेरे ख्याल से मंसूर ही है। अगर मंसूर तुम्हें धोखा न देता तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने न आता और न ही तुम सियासत की भीड़ में इस तरह कदम रखती। आज अगर तुम मेरे दुश्मनों के खिलाफ लड़ रही हो और तुम्हारे दिल में अगर हौसला और जज्बा पैदा हुआ है तो यह सब कुछ मंसूर की वजह से हुआ है। अगर मंसूर उस रात तुम्हें न खुकराता और तुम्हारा प्यार और मोहब्बत से भरोसा न उगता तो तुम अब भी मेरे ख्याल से मंसूर के प्यार के ख्वाबों में फंसी हुई होती और उसी के साथ होती। लेकिन उस रात मंसूर ने अगर तुम्हें धोखा दिया है और उस रात के बाद तुम्हारी जिंदगी इसी की वजह से तब्दील हो गई है। उसके बाद तुमने सियासत की भीड़ में कदम रखा और आज अगर तुम इस मकाम तक पहुंची हो तो मेरे ख्याल से मंसूर की वजह से। लेकिन नाजरीन, रुबाब को इस बात का इल्म होता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ दादा की वजह से हुआ था, लेकिन वो इस बात पर यकीन भी नहीं कर रही क्योंकि अभी तक मंसूर ने उसे साफ तौर पर यह नहीं बताया है कि आखिर सियासत में उसने जब पाव रखा और तमाम कैंपेन्स पर यानी कि वोटों के दौरान उसने जितना भी पैसा खर्च किया आखिरकार यह पैसा कहाँ से आया। अगर देखा जाए तो रुबाब भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और जो वो शक कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। वो तो यही सोचती है न कि जितना भी इसके पास पैसा आया है या यह सियासत की भीड़ में आकर यह तमाम पैसा खर्च कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है और अपने लिए इतना बड़ा बंगला इसने खरीद लिया है, तो इसने जरूर मेरी मोहब्बत का उस रात सौदा किया होगा। लेकिन नाजरीन, जब इसके पास मंसूर आकर अपनी गवाही देने लगता है तो यह उसकी बात भी नहीं सुनती, जिसकी वजह से मंसूर काफी ज्यादा परेशान भी होता है, लेकिन वो इसके साथ बात करना चाहता है। नाजरीन, यहाँ पर जब आगा और उसकी बेटी यानी कि रुबाब की मुलाकात होगी तो आगा अपनी बेटी रुबाब को इस बात के लिए कन्विंस करता है कि तुम जाकर मंसूर से बात करो क्योंकि हमें उसकी 2 सीटों की अशद जरूरत है।